अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क भर में कोरोना के कंफर्म केसेस 22,550 हो चुके हैं, जबकि 526 अमवात अब तक हो चुकी हैं। और पिछले 24 घंटों के दौरान जो टेस्टिंग है वो कैपेसिटी हमारी मज़ीद थोड़ी सी बड़ी है। 10,178 टेस्ट लिए गए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। आहिस्ता आहिस्ता ये कैपेसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन वो सिंध जो कल तक पंजाब पे ये तनकीद कर रहा था कि पंजाब ने जानबूझ के टेस्टिंग इसलिए कम कर दी है कि उनका कर्व जो है वहाँ पे केसेस कम नज़र आए, अब उसी सिंध के अपने केसेस जो उनकी टेस्टिंग कैपेसिटी है वो हर गुजरते दिन के साथ कम होती नज़र आ रही है। क्या वो भी अब जानबूझ के अपनी टेस्टिंग उन्होंने सलाहियत कम कर दी है सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, जिसका कल तक वो पंजाब पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का बड़ा अहम इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी तजावीज़ दी हैं। एक तो ट्रेनों के हवाले से शेख रशीद साहब का इसरार था कि ट्रेनें खोल दी जाए। एक तो रेलवे को 5 अरब का खसारा होगा, पर मंथ के हिसाब से वो तनख्वाहें नहीं दे पाएंगे अगले महीने से। और दूसरा वो कह रहे थे कि ईद पे लोगों ने अपने अपने घरों को जाना है तो ट्रेनें खोली जाएं, लेकिन NCOC ने ये सिफारिश की है कि फ़िलहाल ट्रेन ऑपरेशन नहीं बहाल होना चाहिए। तहम डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के हवाले से, अंदरून मुल्क परवाज़ों के हवाले से NCOC ने ये तजवीज़ दी है कि अंदरून मुल्क परवाज़ें बहाल होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो दीगर तजावीज़ आई उनमें यह है कि देही इलाकों में कारोबार खोलने की इजाज़त पर गौर हो रहा है, और साथ ही साथ दुकानों को फजर से शाम 5 बजे तक खोलने की भी तजवीज़ दी है आज नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने। और स्कूल्स के हवाले से भी आज एक मीटिंग हुई, शफकत महमूद साहब ने दीगर सूबों के वज़राए तालीम के साथ मुशावरत हुई। उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अलावा दीगर तमाम सूबों ने 1 जून से स्कूल्स खोलने की मुखालफत कर दी है। यानी कि ये जो तालीमी साल है अब ये मुकम्मल होता नज़र नहीं आ रहा, ये बड़ा बुरी तरह से मुतासिर होता नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, कल होना है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास, जिसमें हतमी फैसले होंगे लॉकडाउन में नरमी किस हद तक करनी है और क्या क्या कौन कौन से शोबे खोलने हैं, कौन कौन से शोबे नहीं खुलेंगे। कल बड़ी अहम उस पर आनी है, फैसले आने हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली कई सूबों ने, जिनमें सिंध, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इन्होंने पहले ही लॉकडाउन में तोसी कर दिए। किसी ने 15 तक, किसी ने 19 तक, किसी ने ईद तक। तो फिर कल के जो फैसले आएंगे उनका इतलाक कहाँ होगा अगर लॉकडाउन में नरमी के हवाले से कल फैसला होता है। और इसके साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि नून लीग का आज बड़ा अहम इजलास हुआ है 18वीं तरमीम के हवाले से, जिसमें नून लीग ने भी आज खुलकर अपने अज़्म का इजहार किया है कि 18वीं तरमीम के खिलाफ किसी किस्म की कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और एक और आज हुकूमत के इत्तेहादी है, पहले अपोजिशन तो नैब पर इल्ज़ाम लगाती रही है सियासी इंजीनियरिंग का, आज हुकूमत के अपने इत्तेहादी काफ लीग ने नैब पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगा दिया और 19 साल पुराना केस जो चौधरी बरदान के खिलाफ नैब ने खोला है आमदन से ज़ायद असासों का, उस पर चौधरी बरदान ने लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखा है और चेयरमैन नैब के इख्तियारात पर उन्होंने रुजू किया है लाहौर हाई कोर्ट से। इन तमाम मौज़ूआत पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है जनाब मियां जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब हुमायूं अख्तर खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और शहला रज़ा साहिबा पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मियां साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। आज जो फैसले हुए हैं, NCOC ने तो अपनी सिफारिशात दे दी हैं, अब कल से फैसला होना है। कल NCC के अंदर फैसला होना है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर, कि आया लॉकडाउन में किस हद तक नरमी करनी है। बेहतर फैसला आपकी नज़र में जो आज सिफारिशात आई हैं, ज़ाहिर है गवर्नमेंट के कंसर्न है कि अब ईद भी आ रही है, लोगों ने कुछ खरीदारी भी करनी है और साथ साथ मईशत को बहुत सारे इस वक्त ख़तरात दरपेश है। मईशत पाकिस्तान की पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल से 2-4 थी, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी, तो ये बेहतर सिमत में जा रहे हैं हम। मैं गुजारिश करता हूँ समर अब्बास साहब कि पहली बात तो ये है कि फैसले करने किसने हैं और अमल दरामद करवाना किसने है। हुमायूं अख्तर खान साहब, आपकी तरफ आता हूँ। जो सिफारिशात आ जाई है NCOC की तरफ से, पंजाब तो अब नरमी की तरफ जा रहा है, लेकिन दीगर जो सूबे हैं, सिंध ईद तक लॉकडाउन की बात कर रहा है, बलूचिस्तान में 19 मई तक उन्होंने लॉकडाउन में एक्सटेंशन कर दी है। खुद जो आपका KP जहाँ तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत है, वहाँ 15 मई तक लॉकडाउन है। कल अगर नरमी की तरफ जाते हैं, अमल दरामद तो सूबों ने करना है जहाँ पहले ही लॉकडाउन है। कोई शक नहीं जी, 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ के तमाम मामला सूबों के हाथों में है। फेडरल गवर्नमेंट एक कोऑर्डिनेशन का फर्ज अंजाम देती है। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, वैक्सीन या इलाज के बारे में क्या सूरत हाल है, या हमने अपने जो फाइनेंशियल मामलात
इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ठीक करने हैं, या जो प्रोक्योरमेंट इमरजेंसी बेसिस पे भी भरपूर अंदाज से हो रही है, पाकिस्तान के जहाज सारी दुनिया में फिर रहे हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। एनसीसी में तमाम सूबे शामिल होते हैं, बल्कि बड़े सीनियर लेवल पे, कभी कभी चीफ मिनिस्टर साहब भी शामिल होते हैं। तो जो भी दुनिया से फीडबैक आ रहा है वो मशवरा सूबों तक और पाकिस्तान के तमाम इदारे जो इस वबा को रोकने में लगे हुए हैं और लोगों की फलाह बहबूद में, वो तमाम इसमें मौजूद होते हैं इस एनसीसी की मीटिंग में। लेकिन सर, सूबों ने तो फैसले कर लिए हैं अपने अपने तौर पर। यहाँ से तो अब पॉलिसी आएगी, फिर सूबे पहले कर चुके हैं, सिंध एडवाइस कर रहा है कि ना करें, और खुद खान साहब बताते रहे हैं कि पीक होगी इसी मई के आखिर में पीक होगी। वो क्या कहते रहे, मैं जरा चाहता हूँ आपको वो सुना दिया जाए, फिर इस पर दोबारा आते हैं, सुनाइए जरा। हम ये समझते हैं कि एंड ऑफ मई तक अगर तो हमारी ये केसेस इसी रेट पे गए तो हम कोप कर सकें, और अगर हम एहतियात करते रहे तो हम सोचते हैं कि हमें जो मुश्किल वक्त आएगा और वो आएगा मई, मिडल ऑफ मई से एंड ऑफ मई तक। अब हुमायूं तरहान साहब, जब मई के आखिर में खुद खान साहब कह रहे हैं कि पीक होगी, और कई मेडिकल एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि मई का जो आखिरी 2 हफ्ते हैं, यानी कि मिड मई से आखिरी मई के आखिर तक ये पीक होगी पाकिस्तान के अंदर, तो 2 हफ्ते हमें मजीद इंतजार नहीं कर लेना चाहिए था कि 2 हफ्ते एक और लॉकडाउन होता, उसके बाद जून में नरमी की तरफ जाते? देखिए समर साहब, ये लॉकडाउन की डेफिनेशन हम 4 हफ्तों से लगे हुए हैं। ये एक रिलेटिव टर्म है कि लॉकडाउन है नहीं। आपके ख्याल है पंजाब में लॉकडाउन नहीं है? पंजाब में मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी कोई फैक्ट्री काम नहीं कर रही इस वक्त, सब बंद है, करने नहीं देते। ओके, लेकिन आपको लॉकडाउन में लोगों को ये मौका देना है कि वो घरों से बाहर निकलें और अपनी रोजमर्रा की अशिया, खाने पीने की अशिया, और उन अशिया को इन सारे स्टोर्स तक पहुंचाने का सिलसिला तो जारी रहना है ना जी। या हेल्थ वर्कर्स का, या ट्रांसपोर्ट पूरी बंद है इस वक्त। हमारे जो भी मुलाजिम जिधर अपने अपने गांव में छुट्टियों में गए हुए थे, उधर के उधर बैठे हुए, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। सो ये एक रिलेटिव चीज। आपने सूबों की बात की, सूबा देखिए, मैंने आपको पहले बयान किया कि हम लोग दुनिया के जो सूरत हाल है उसके मुताबिक एनसीसी में, एनसीओसी में मशवरे तमाम इदारों को, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देते हैं। आगे सूबे ने ये देखना है कि हमारे पास जो हेल्थ केयर कैपेसिटी है, वो जो अपकमिंग सर्ज आ रहा है उसके मुताबिक है कि नहीं है, वो फिर उसके मुताबिक अपना लॉकडाउन को ज्यादा सख्त रखते हैं या नरमी की तरफ जाते हैं। एक मैं आपसे गुजारिश करूं कि आप यकीन करें कि अमेरिका में ये जो वबा है ये पाकिस्तान के बाद फैली है, और मैं दुआ गो हूं, हर कोई अल्लाह का बंदा है कि सारी दुनिया, अल्लाह ताला सारी दुनिया को इस वबा से बचाए। लेकिन अमेरिका में इस वक्त 70,000 अमवात हो चुकी हैं, और पहले जनवरी में आ गई थी, इससे इफेक्ट हो चुके हैं। हमारा व्हाटएवर रीजन, ये जो सब कॉन्टिनेंट है या अफ्रीका है या साउथ अमेरिका है, एंड एविडेंस इज ऑल एनेक्डोटल, देयर इज नो कंफर्म्ड एविडेंस, बट द फैक्ट रिमेन्स दैट इधर ना तो वबा इतनी तेजी से फैली है और ना अल्लाह की मेहरबानी से अमवात उस तेजी से हुई है। इसकी लोग बहुत वजूहात कहते हैं। लोग कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, लोग कहते हैं हम कुनीन खाते थे मलेरिया के लिए, या हमें टीबी का टीका लगा हुआ है, या हमारी यंग पॉपुलेशन है, लेकिन इधर वो उस रेट से नहीं बढ़ रहा जितना। ठीक है, हमें उम्मीद और तवक्को रखनी चाहिए कि उस रफ्तार के साथ यहाँ पे केसेस ना बढ़े जिस तरह से उन ममालिक के अंदर बढ़ रहे हैं। मियां जावेद लतीफ साहब, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ कि जो पहले बात हो रही थी कि एनसीओसी ने तो तजावीज़ दे दी है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी खोली जाए, कारोबार भी खोलने की फिलहाल इजाज़त दी जाए, दुकानों के उन्होंने बात किया है कि फजर से शाम 5 बजे तक। ये बेहतर तजावीज़ें आपकी पार्टी सपोर्ट करती, कल को इस पर फिर बयानबाजी तो नहीं होगी, क्योंकि एनसीओसी में आपकी पार्टी से मशवरा किया जाता है और एनसीसी के अंदर भी? नहीं, देखें समरबाज, मैं पहले भी अर्ज कर रहा था, मेरी शायद आवाज़ नहीं आप तक पहुँच रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि हकायक ये हैं कि अपोजिशन हमेशा तजावीज़ देती है, अमल दरामद करना या उसको मानना या ना मानना या बेहतर उससे तजवीज़ को लेकर आना, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेवारी होती है। और हुकूमत जो भी, क्योंकि वसाइल उसके पास होते हैं, इख्तियार उनके पास होता है, अगर कोई वो इनिशिएटिव लेती है तो मैं ये समझता हूँ कि कोई बताएं जब से ये वबा आई है, कोई उन्होंने फैसला किया हो और किसी भी पॉलिटिकल फोर्स ने या दीनी जमातों ने या किसी भी शोबा जिंदगी से तल्लक रखने वाले ने उसकी मुखालफत की हो, मगर ये जब खुद कंफ्यूज होंगे
जब कोई खुद फैसला नहीं कर पाएंगे, एक सांस में कहते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, दूसरी सांस में प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं कि नरम लॉकडाउन होना चाहिए। आज भी आपकी पार्टी का जो इजलास हुआ उसमें भी फिर बात हुई है कि हुकूमत नाकाम हो गई है, सही तरह से डील नहीं कर पा रही। हिकमत अमली बनाता है, खास तौर पर सिंध ने जिस तरह हिकमत अमली बनाई और बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, बेहतर इससे अपना मुकाबला कर रहे थे इस वबा से, तो मैं समझता हूं कि वफाक की बयानबाजी से उनको भी नुकसान पहुंचा। और मैं ये कहता हूं कि आज बताया जाए खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कौम को कि ये शराफिया कौन है जो वो कहते हैं कि जनाब गरीब जो है उसके खिलाफ अशराफिया ने एक साजिश की है, तो अशराफिया का नाम तो बता दें। और दूसरे नंबर में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये खुशकिस्मती है, जिस तरह हुमायूं अख्तर साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ नुकसान कम हुआ, ये अल्लाह की रहमत है, मेहरबानी है कि यहाँ जानी नुकसान कम से कम हुआ। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसा लगता है कि वो तो एक एजेंडे पे आए हुए हैं कि लोगों को मारना ही मारना है। आप क्या बात कर रहे हैं साहब, उन्होंने कौन सा ऐसा इक़दाम उठाया कि वो लोगों के मारने के एजेंडे पर है? तो बड़ा आपने समर बात साहब, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, कौन चाहेगा अपने बंदों को मारना सर? हाँ, मैं मेरी बात तो सुन लेना, मैंने ये बात दुखी दिल से कही है, और क्यों कही है ये सुन लें। मैं ये कहता हूं कि एक तरफ वो फरमा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि मैं अपने लोगों को भूखा बेरोजगार नहीं उन्हें देना चाहता, मईशत तबाह नहीं होता देख सकता, मैं मानता हूं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर लोग इस वबा से मरते हैं तो उनको बचाना किसकी जिम्मेवारी है? अगर इनके पास बेहतर हिकमत अमली है कि आप लोगों को की जिंदगियां भी बचा सकते हैं, वो भी वो कहते हैं हमारी फिक्रमंदी है, तो वो सही है। अच्छा नहीं, फिक्रमंदी वो आज आप वहां पे होते, वो आज मुझे ये मगर ठीक है, ठीक है, चले। अगर हम लोग होते, अगर एक सेकंड मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे समर बाज साहब, अगर हम होते तो यकीनन पहले 2 माह जो इन्होंने जाया किए हैं, मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए था, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी केसेस सामने आए हैं उनकी 95% ट्रैवल हिस्ट्री है। पाकिस्तान की पैदाइश नहीं थी, ये बाहर से बिल्कुल आई थी, इसको रोका जा सकता था बेहतर। और अब 80% से ज्यादा केसेस जो है वो लोकल ट्रांसमिशन जो है। शैला रजा साहिबा, आपके सूबे की क्या पॉलिसी होगी कल एनसीसी के अंदर जब वजीर आजम मुशावरत करेंगे आपके वजीर आला के साथ, क्या पॉलिसी है? वफाक की तरफ से तो एक इंडिया आ गया है, आज एनसीओसी ने भी यही रिकमेंड किया है कि लॉकडाउन में नरमी की जाए, और वज़ीर आज़म ने कल कैबिनेट से भी यही तजवीज़ दी, तो कैबिनेट ने भी यही तजवीज़ दी कि लॉकडाउन के अंदर नरमी की जाए। सिंध की क्या सोच है, अमल दरामद करेंगे या फिर आप अपनी पॉलिसी पर चलेंगे? चूंकि 18वीं तरमीम के वाले से जिस बात होती है, सिंध अपने फैसलों में बाख्तियार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको इस मुसीबत वबा से महफूज रखे। देखिए, अब तक सिंध की वही पॉलिसी है जो वफाक की है, और कुछ चीज़ें हमने के हजाम वगैरह जो हैं, बार्बर शॉप, ये हमने नहीं खोली थी, और बाकी जो है फैक्ट्रीज हमारे यहाँ 350 से ज़्यादा खुली हुई हैं। SOP इस पर अमल हो रहा है, और किरियाना और मेडिकल स्टोर और फ्रूट शॉप्स तो पहले ही खुली हुई थी। अब कुछ नई बातें सामने आ रही हैं इंट्रा सिटी बस सर्विस की और इंटर प्रोविंशियल बस सर्विस की। यकीनन कि उसके तमाम सूबे मुखालफत करेंगे, क्योंकि KP में और बलूचिस्तान में जो बढ़ती हुई सूरत हाल है तशवीशनाक वबा की, और इसके साथ साथ सिंध में भी, तो पंजाब में भी। लेकिन हम इसलिए पंजाब या वो नहीं कर रहे कि हमें एक ये बात समझ लेनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में वबा बढ़ रही है। ये कहना कि नहीं हम महफूज हैं, ये गलत बात है, मट्टी में सर देने वाली बात है। हमें देखना चाहिए कि हमारी कितनी आबादी है और उसके हम कितने % हम उसके हिसाब से अब तक टेस्ट कर चुके हैं और कर रहे हैं। तो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है अदरवाइज। और दूसरे जो बात है वो ये है, लेकिन शैला रजा साहब, ये टेस्टिंग कैपेसिटी क्यों कम है हमारी, क्यों कम है? मैं जरा थोड़ा टेस्टिंग कैपेसिटी की तरफ ही आता हूँ। पिछले हफ्ते जब पंजाब की टेस्टिंग कैपेसिटी, जब पंजाब में टेस्टिंग थोड़ी सी कम हुई, तो नफीसा शाह साहिबा ने, आपकी पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात है, उन्होंने एक ट्वीट किया कि जानबूझ के पंजाब ने टेस्टिंग कम कर दी है ताकि पंजाब के अंदर कर्व फ्लैटन नजर आए, वहां पे कम केसेस नजर आए। तो उन्होंने आर्टिफिशियली कहा था कि वो कर्व को फ्लैटन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इल्जाम लगाया था पंजाब पे।
आज अगर मैं सिंध की बात करूं तो पंजाब के अंदर तो टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई है पंजाब की, लेकिन सिंध की नीचे जा रही है। पिछले 3 दिन का मैं आपके सामने आदाद शुमार रखता हूं कि 3 मई को पंजाब में 4232 टेस्ट किए गए हैं, जबकि सिंध में 3032 टेस्ट हुए। फिर उसके बाद 4 मई को पंजाब ने 5043 टेस्ट किए, यानी कि 1000 बढ़ा दिए। सिंध में टेस्ट 2571 पे आ गए, यानी कि 500 टेस्ट कम हो गए सिंध में। फिर 5 मई को पंजाब में टेस्ट 5030 हुए, जबकि सिंध में 2250 पे आ गए, मजीद 300 टेस्ट आपने कम कर दिए। ये कम क्यों होते जा रहे हैं सिंध में टेस्ट? पंजाब में कम हो तो वो आर्टिफिशियली होते हैं, सिंध में क्यों कम हो रहे हैं? वजह ये है, इसकी वजह ये है कि एक तरीका तो ये है कि हम हर शहरी का उठा के टेस्ट करना शुरू कर दें। जैसे जैसे लोग आ रहे थे और उनको सिम्टम्स आ रहे थे, वो हमारे पास आ रहे थे तो कर रहे थे। अब ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जब आगे बात ये हो रही है कि बाज़ार खोले जा रहे हैं और कुछ हो रहा है, तो उसमें ये फिर रैंडम टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है दोबारा, कि हम ये करेंगे कि जो शॉप्स पर लोग आएंगे उनकी टेस्ट होंगे। कुछ इस तरह से टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लोग निकलने से नहीं बाजार तो फिर ये माने ना, पंजाब में जो आपने इल्जाम लगाया था आर्टिफिशियली कर्व को फ्लैटन करने का, वो गलत इल्जाम था। फिर उनकी भी तो यही वजूहत हो सकती है। उन्होंने बयान भी की थी कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं, हम प्रायोरिटी बेसिस पे बाहर से आने वालों की टेस्टिंग कर रहे हैं। एक मिनट, उनकी और बलूचिस्तान में हमें मुख्तलिफ नजर आए थे। बलूचिस्तान में जो टेस्ट का रिजल्ट है, नहीं, मैं पंजाब और सिंध की बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा। मैं दोनों की बात कर लेती हूँ। वहाँ पे 5-6 दिन के बाद मिलता है, और पंजाब ने दानिस्ता इसलिए टेस्टिंग कम की थी कि कराची में हमारे यहाँ टेस्टिंग सबसे ज़्यादा होती है। दिल्ली सिंध में जब सिम्टम्स आते हैं उसके हिसाब से होती है। कराची में अचानक बहुत सिम्टम्स थे तो थी, लेकिन पंजाब में जिस तरह से लोगों के साथ हुआ और लोगों ने मुख्तलिफ शिकायतें की, उसके हिसाब से जो है वो एकदम टेस्टिंग कैपेसिटी उन्होंने कम की थी। लेकिन फिर खुद जब सवाल बढ़े तो उन्होंने ज़्यादा कर दी, और अभी भी जो सूरत हाल है अभी तो आपकी कम हो रही है ना। 3000 से आप 2500 पे आए, 2500 से आप 2200 पे आ गए, आपकी तो कम हो रही है हर गुजरते दिन के साथ। हॉस्पिटल में सिम्टम्स के साथ नहीं आए, और यही मैं आपको समझा रही हूँ, जबकि हमारे यहाँ सेंटर्स भी ज़्यादा हैं। क्योंकि लोग नहीं आ रहे हैं तो ये डिसाइड किया गया है कि रैंडम की जाएगी। आपने तो बिल्कुल रैंडम करनी थी, ये तो पिछले महीने से सुन रहे हैं हम, रैंडम होनी थी, अभी तक वो नहीं शुरू हुई। उसको कुछ एक जुर्म सा बनाया जा रहा था और उसको समझा नहीं जा रहा था, और अवाम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी, और अभी भी नहीं कर रही है। अगर मैं अपने घर की गैलरी में खड़ी हो जाऊं तो मुझे 3-3 लोग भी बाइक पे नजर आते हैं, और इस तरह सफर गाड़ियों में 5-5 लोग नजर आ रहे हैं। तो अवाम को समझ नहीं आ रहा है। ये काम तो फिर एनफोर्समेंट तो गवर्नमेंट ने करनी है। शैला अर्जा साहब, आप अवाम पे रख के बैठ जाएंगे, फिर अवाम तो नहीं करेंगे। कई मामला पे आपने एनफोर्स करना चाहा तो आपने एनफोर्स किया, मसाजिद का मामला था या फिर दीगर मामला आपने किए। मयूर खान साहब, आपकी तरफ आता हूँ दोबारा से मैं। अब ये जो सिंध और वफाक के दरमियान जो मामला चल रहा है, एक बयानबाजी का सिलसिला मुसलसल। अब सिंध ने फैसला किया था कि वो नहीं खोलेंगे, ताजरों की शॉप्स वगैरह नहीं खोलेंगे। फिल वक्त वो कहते हैं ईद तक हमने बंद रखनी है, जो भी उनके है। आपकी वहां पे तहरीक इंसाफ की जो मुकामी क़यादत है वो सियासत कर रही है, वहां पे वो जानबूझ के ताजरों को उकसा रही है। वहां की क़यादत क्या कह रही है, मैं आपको जरा सुना देता हूँ। सुनाइए जी जरा, खुर्रम शेर जमान साहब क्या कह रहे हैं। ये लॉकडाउन जो है ये एक सियासी लॉकडाउन अब हो गया है। कारोबारी हालात कराची के बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब ये फीलिंग आ रही है कि जैसे कि जानबूझ के कराची के हालात को ख़राब किया जा रहा है। SOPs जो हैं वो फौरी तौर पर बनाए जाएं। अगर सिंध हुकूमत के पास ये काबिलियत जो नज़र आ रहा है कि मौजूद नहीं है SOPs बनाने के लिए, हम मौजूद हैं। मयूर खान साहब, ये क्यों वहाँ पे उकसाया जा रहा है ताजरों को? वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल बन जाती है, वहाँ की सूबाई हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती है। जब आप खुद कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत बाख्तियार है, वो फैसले करे, तो फिर ये उकसाया क्यों जा रहा है? सियासत तो हो रही है वहाँ पे, फिर आपकी पार्टी कर रही है। मयूर खान साहब का जवाब ले लूँ शैला साहब जरा। आपने समर, आपने एक सवाल किया था ना कि अशराफिया से क्या मुराद है। अशराफिया से मुराद ये है कि मुख्तलिफ लॉबीज जो हैं, देखिए अगर छोटा ताजर है, दुकान है, या बड़ा ताजर है और उसमें किसी किस्म की कोई इनकम नहीं हो रही, या इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी है, उसने तनख्वाहें फिर भी देनी पड़ रही हैं, या एक्सपोर्ट सेक्टर है, या खाने पीने की अशिया बनाने के सेक्टर हैं,
तो ये एक प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो अपनी अपनी तरफ से कहते हैं कि जी हम इस तरह खोल दें तो हम प्रोडक्शन में आ जाएं, हम लोगों को तनख्वाह मुहैया करें, सप्लाई मुहैया करें, सप्लाई चेन ना तो ये भी अशराफिया की एक मिसाल है। देखिए बात ये है, बात बड़ी क्लियर है, एक बैलेंस हमें रखना पड़ेगा। हमने कारोबार जिंदगी भी चलाना है क्योंकि लोगों तक जरूरी अशिया तो पहुंच नहीं है। लोग दुकानों से ये खरीदेंगे जी, आसमान से तो नहीं गिरेंगी चीजें। हर किसी को तो राशन नहीं पहुंचाया जा सकता ना जी, गाड़ियों में रख के हर घर में तो पहुंचाया नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ ये बैलेंस है कि लोगों को डेली वेजर्स को या इनफॉर्मल सेक्टर जो है, ये जो खोखा है, ये जो तरखान की दुकान है या एक मैकेनिक की दुकान है, उस लेकिन ये खोलने के लिए देखिए जो मेरा सवाल सर आपसे सिंध की क़यादत के हवाले से सर, आपके कभी गवर्नर साहब लेके ताजरों को बैठ जाते हैं, कभी खुर्रमशेर जमान साहब। इजाजत दें जी 2 मिनट इजाजत दें। देखिए ये इंडस्ट्री अमेरिका में वायरस का रेट बढ़ रहा है, हम बात बढ़ रही है और अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं वो एक बैलेंस रख के खोलते जा रहे हैं, एसओपीज रख के। इसी तरह ये स्मार्ट लॉकडाउन, आज ही न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आई है कि उससे वहां केसेस मजीद बढ़ना शुरू हो गए, पॉलिसी उनकी नाकाम हो गई। लेकिन वो अमेरिका का कर्व जो है वो फ्लैट हो चुका है सर। आज न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर आई है कि उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो गए। डिपेंड करता है, देखिए चाइना में भी बढ़ने शुरू हो गए थे समर, वो एक थोड़ा सा अब आता है फिर ठीक हो जाते हैं। अमेरिका में कर्व फ्लैटन हो चुका है। अब डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट की बात करें। मैं पाकिस्तान के बारे में आपको बताऊं कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन के तहत टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटीन का प्रोसेस है। आप यकीन नहीं कर सकते कि पंजाब हुकूमत कितनी इफेक्टिवली मूव करती है टेस्टिंग में और ट्रैकिंग में और क्वारंटीनिंग में। हमें अपना कारोबार आहिस्ता आहिस्ता खोलना है, एसओपीज को मद्देनजर रखते, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, एसओपीज को मद्देनजर रखते हमें आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला खोलना है और वही फेडरल गवर्नमेंट रिकमेंड करती है और वही वो प्रैक्टिस करती है। लेकिन सर जो आपके सिंध के लोग कर रहे हैं, सईद गनी साहब ने उसका जवाब भी दिया है। जी उस पे जो आपके जी शैला रज़ा साहब आप कुछ बात करना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ, देखिए किसी को अच्छा नहीं लगता कि अपने सूबे को बंद कर ले, अपने लोगों को मजबूर कर दे कि वो कम में गुजारा करें या थोड़े में गुजारा करें। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो मिजाज है, मसाजिद में एसओपीज दी गई तो उन पे अमल नहीं हुआ, नादरा के ऑफिस खुले तो अमल नहीं हुआ, BISP एहसास के नाम से दिया गया तो सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल नहीं किया गया। तो मैं ये समझती हूँ कि हमने अब तक सिंध में जो कुछ किया है, फेडरल NCOC में बैठ के जो SOPs तय की गई थी उनके हिसाब से किया है। अगर हमारे यहाँ कुछ ने SOPs को तोड़ा और हमने गिरफ्तार किया तो एक गवर्नर का और MPA का ये रोल नहीं बनता कि एक ऐसे शख्स को कि जो अपने एम्प्लॉयर्स का ख्याल नहीं कर रहा आप उसका साथ दें और के हम उनके साथ खड़े, ये शर्म की बात है। लेकिन शैला रज़ा साहब ओवरऑल अगर मैं पॉलिसी की बात करूं, शुरू में सिंध ने लीड ली फैसला साजी में और आपने इंडिपेंडेंट फैसले किए जिससे लोगों ने अप्रिशिएट किया, मीडिया के अंदर भी आपको अप्रिशिएट किया गया, दीगर जगहों पे भी। लेकिन बाद में आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, जिस तरह की बयानबाजी सेंटर से हुई, दोनों तरफ से हुई, लेकिन जो जिस तरह के हमने सिर्फ जवाब दिया, लेकिन आप थोड़ा सा डी ट्रैक हो गए, आप थोड़ा सा डी ट्रैक हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि 19 मार्च तक कहते थे इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब मेरे वजीर आजम हैं, वो लीड करें, अब दोबारा वो मेरे वजीर आजम से सिलेक्टेड पे आ गए। आप थोड़ा सा आप हट गए ट्रैक से, अब आप भी उसी जिस बात का आप ठहराते थे आप उसी ट्रैक पे आ गए। अवाम चाहे सिंध की या बलूचिस्तान की हो या पूरे पाकिस्तान की, अगर आप कोई करेंगे जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो हम उस पे आप पे नहीं चीखेंगे तो किस पे चीखेंगे? सही है। मियां साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्विकली? मैं गुजारिश कर दूं कि शैला बीबी जो बात कर रही है ना, बदकिस्मती ये है कि डी ट्रैक समरबाज किया किसने है सिंध को? अगर एक सूबा अच्छा काम कर रहा था तो ये बार बार की बयानबाजी किससे शुरू हुई? वफाक ने शुरू की। और मुझे ये बताएं कि क्या सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? और अगर इस वबा तो मियां साहब सूबा अच्छा काम करता रहता ना, सूबा अच्छा काम करता रहता, क्यों दबाव में है किसी को? यार आप इससे उनकी कंफ्यूजन का आलम ये है कि आप एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि नरम कर दें लॉकडाउन को,
और पंजाब में उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, तो वहां से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद का कौन कह रहा है? फिर ये ऐलान कौन करता है, अमल दरामद कौन कर रहा है? और सिंध पर आपको इतराज फिर क्या है, कैसे हो सकता है? अगर आप अपने सूबों पर जो आप फैसला करते हैं उसका अमल दरामद नहीं होता, वो समझते हैं कि आप मियां साहब देखिए ना, जब तक सिंध ने फैसले किए इंडिपेंडेंटली, जो भी फैसले उन्होंने किए, आप कह रहे हैं अप्रिशिएट किया सबने, फिर वो हट के विफाक की पिच पे खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। जब तक वो अपनी पिच पे खेले लोगों ने अप्रिशिएट किया है, अब उन्होंने विफाक की पिच पे खेलना शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को मेरा वजीर आज़म से वो सिलेक्टेड वजीर आज़म पे आ गए। चला बीबी एक सेकंड, मैं माजरत से, मैं समरबाज आपसे भी माजरत से ये गुजारिश करने लगा हूँ, खुदा के लिए मैं पीपल्स पार्टी का कोई तर्जमान नहीं हूँ, मैं उनका कोई वकील नहीं हूँ, मगर आपने एक दलील दी थी मैं उस पे, अगर पाकिस्तान के अंदर किसी जगह कोई अच्छा काम हो रहा है, इस वबा से निकलने के लिए अगर बेहतर हिकमत अमली को बना रहा है, भले वो किसी जमात से वो हुकूमत तल्लक रखती है, खुदा के लिए उसको डी ट्रैक करने के लिए आपने जो कुछ करना था, जो कर सके आपने वो किया। आप ये देखें, एक तरफ वही बात तो आप मानते हैं ना, आप मानते हैं ना मियां साहब के सिंध डी ट्रैक हुआ है, किया गया है, बिल्कुल किया गया है, लेकिन हो गया ना सर। लेकिन मेरी बात सुने, आप मुझे ये बताएं कि इस हालात में आपको 18वीं तरमीम पर बात करने की जरूरत क्या है? जब आप, मैं उस तरफ आऊंगा, आज आपने पूरी मीटिंग बुलाई है, उस पे हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा जरा सादा अक्सरियत भी नहीं है, ये रीट्रैक करने के हरबे हैं जो जिस तरह इनको किया जा रहा है। सर आपको पता है नहीं होनी, लेकिन जो मैं डिट्रैक होने की बात करूं, मैं थोड़ी सी एक मिसाल देके मैं फिर ब्रेक पे जाऊंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 19 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म के बारे में क्या कहा था, जरा वो सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं आज वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनाइए। हमारा इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान है, हमारा वफाकी हेल्थ मिनिस्टर इमरान खान साहब है, तो उस पर कोई तंकीद नहीं करूंगा, उससे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो लीड करेगा। अभी 8 घंटे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया सेल ने बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान जारी किया, जिसमें अब वो मेरे वज़ीर आज़म से सिलेक्टेड वज़ीर आज़म पर आ चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। यानी कि अब वो जो सियासत में एक ताउन की फिजा थी, मुझे अब वो खत्म होती नजर आ रही है। जिस तरह से बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है दोनों तरफ से, ऊपर से ताउन नहीं हुआ, सही है, ऊपर से ताउन नहीं हुआ, उस वजह से आप कह रही हैं। जी बिल्कुल, और हमने अपने सूबे में अपना काम जारी रखा हुआ है, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम काम जारी रखेंगे और सूबाई हुकूमतें मदद नहीं करेंगी, लेकिन आज सईद गनी साहब तो कह रहे थे कि हम हर तरह का खामोश हो जाएंगे। आज सईद गनी साहब तो कह रहे थे, कि हम हर तरह का फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मानेंगे। मैं जरा वो भी आपके सामने रख देता हूँ, सुनाइए जरा। फेडरल गवर्नमेंट को लीड करना चाहिए, वज़ीर आज़म को लीड करना चाहिए, वज़ीर आज़म को फैसलों का ऐलान करना चाहिए और हम उन फैसलों पर अमल दरामद करेंगे, और उन्होंने साबित किया है। उन पे आप कंफ्यूज करने का, मिसलीड करने का इल्ज़ाम भी लगाते हैं, फिर आप कहते हैं कि मानेंगे भी उनकी बात, कभी आप उन्हें सिलेक्टेड कह देते हैं, कभी आप मेरा वज़ीर आज़म कह देते हैं, कभी आप कहते हैं उनके फैसले नहीं माने, कभी आप कहते हैं उनके फैसले मानेंगे। मुझे आप जवाब कंफ्यूज हो चुका है, मैं बताती हूँ जी क्विकली। देखिए बात यह है कि ये वबा है एक बहुत बड़ी, और इसमें हम एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी चाहते हैं। बदकिस्मती से सूबे जो हैं, जैसे बलूचिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं सोचा, उसने कहा हम 16 मई तक लॉकडाउन ले जा रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने वफाक के साथ रहें। पहले भी हमने वफाक के साथ किया, लेकिन हमारे लॉकडाउन की गलत तशरीह की गई। हमारे लिए जो NDMA के थ्रू अली बाबा ने सामान भेजा था उसको गलत कहा गया, हमें उसके अलावा कुछ नहीं दिया गया, बल्कि हमारे ऊपर नुक्ताचीनी की गई। यही तो मैं कह रहा हूँ शेला रज़ा साहिबा, जो भी था आप वफाक की पिच पे आके खेले, इसलिए डी ट्रैक हुए। शुरू में आपने अपने तौर पे फैसले किए, उसकी तारीफ हुई, आपको उसी तरह से अपना काम करते रहना चाहिए था, तो शायद आज ये बहस ना होती। मुझे जरा एक ब्रेक लेनी, लड़ाई पर अपनी पिच पे हैं, चले हम कोरोना से लड़ाई पे अपनी पिच पे हैं, और अगर इनके कुछ वजीर जो हैं जो बेमहार हो गए, उनको जवाब देने के लिए चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से नाज़रीन वापस आते हैं। तो हुकूमत के अपने ही इत्तेहादी पंजाब के चौधरी बरादरान की तरफ से नैब पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करता है। पहले पीपल्स पार्टी नून लीग ये इल्ज़ाम लगाती रही, अपोजिशन की दीगर जमातें लगाती रहीं, अब हुकूमत के अपने इत्तेहादी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कितना मुश्किल होगा नैब के साथ हुकूमत को आगे कंटिन्यू करना, चूँकि इत्तेहादी बड़े कम वोटों पर हुकूमत खड़ी है, और किस तरह से अब तरामीम लगता है नागुज़ीर हो चुकी है, चूँकि अपोजिशन तो कह रही थी, हुकूमत भी कह रही थी। अब जिस तरह से प्रेशर आएगा चौधरी बरादरान का, तो शायद ज़्यादा जल्दी में यह तरामीम करनी पड़े, जो मच अवेटेड है। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
पाकिस्तान टुनाइट में एक मरतबा फिर से नाज़रीन आपको खुशामदीद कहेंगे। बात होगी अब पंजाब के, गुजरात के चौधरी बरादरान की, कि जिन्होंने एक लेटर लिखा है, दरख्वास्त दी है बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ। उनके खिलाफ चूँकि केस जो है 19 साल पुराना, वो कहते हैं आमदन से ज़्यादा सजात का ये केस है, उनके खिलाफ खोला जा रहा है, जिसपे पहले पीपल्स पार्टी नून लीग तो कहती थी, नैब पे इल्ज़ाम लगाती थी सियासी इंजीनियरिंग का। अब हुकूमत के अपने इत्तेहादी ये इल्ज़ाम नैब पे लगाने लग गए हैं। कितना मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं हालात में चौधरी बरादरान के साथ, ज़ाहिर जो कि ऑफेंडेड फील करते हैं। मयूतर खान साहब, कि कितना मुश्किल होगा आपके लिए, आपका इत्तेहादी ही अब एहतसाब के निज़ाम पे सवाल उठाने लगा है, वो एहतसाब का इदारा जिस पे आप भी तकिया करते थे कि एहतसाब होगा। देखिए जी, नैब पे तो बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं, जिसमें PMLN भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, PTI के कुछ लोग भी तनकीद करते हैं जो नैब की जद में आए। और अब अगर चौधरी बरादरान जो हैं उनको कोई नुक्ताचीनी कर रहे हैं तो उनका पूरा हक है नैब का। लेकिन सर ये हक तो है, लेकिन सर ये इसमें जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बड़ा आपके लिए जो सिग्नल्स हैं वो शायद अच्छे ना हो, जो वो कह रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। इस मौके पे आपके इत्तेहादी के खिलाफ अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ये तो आपके खिलाफ उससे ऑफेंड करने वाली बात है। फिर इसी वजह से समर, हम सारी पार्टियों को लेके 21 साल पुराना कानून है जिसमें पीपल पार्टी की हुकूमतें आई, PMLN की भी हुकूमतें आई, वो तो उसका कुछ कर नहीं सकी। PTI पहली मर्तबा ऑर्डिनेंस एक जारी किया और अब वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया है, तो पूरी तो इसीलिए का मतलब हम ये समझे कि आप ही समझते हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। समर, अगर आप मुझे 1 मिनट मौका दें तो मैं जी आप बात करें, दे सकूंगा। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 21 साल के बाद हमने ऑर्डिनेंस निकाला है, नैब की चेयरमैन की पावर्स कम की हैं और बेल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को बेल का हमने दिया, अदरवाइज हाई कोर्ट में रिट पिटीशन करनी पड़ती थी। ब्यूरोक्रेसी को हमने प्रोटेक्ट किया है। बातचीत हम तमाम अपोजिशन को साथ लेके बैठे हुए हैं। इसी कानून को जिसकी तनकीद हो रही है, जिस पे चौधरी बरादरान ने हाई कोर्ट की तरफ गए हैं, हम इसको ठीक करने की कोशिश कैसे ठीक करेंगे? शहजाद अकबर साहब जो कह रहे हैं, वो जो अपोजिशन की तरमीम अब तक सामने आई है, शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं इन तरमीम को तो हम किसी सूरत में भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं ये तरमीम जो पेश की गई है अपोजिशन की तरफ से, पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ से, ये अब्बू बचाओ मुहिम का हिस्सा है। वो कह रहे हैं इन तरमीम को हम नहीं मानेंगे। तो ये कैसे होंगी तरमीम? देखिए ऐसे ही लोग अपने अपने व्यूज दे रहे होते हैं और आप देखेंगे कि इसमें एक कंसेंसस इमर्ज करेगा जिसमें आप देखेंगे कि नैब की चेयरमैन की पावर्स कम की जा रही हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को बेल का राइट दिया जा रहा है और इसमें ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बिला वजह हरास ना हो, बिजनेस कम्युनिटी बिला वजह हरास ना हो। ये तरमीम तो हम ला रहे हैं। यानी सियासी इंजीनियरिंग का जो इल्जाम है, आप उसे मानते हैं कि ये दुरुस्त है इल्जाम? शॉर्टली, जिस इदारे को आप बहुत अनब्राइडल्ड पावर्स दे दें तो हो सकता है विलिंगली और अनविलिंगली उससे किसी तरह की गलती सरजर हो जाए। ठीक है, चले मियां जावेद लतीफ साहब, चूंकि आप भी नैब में ताज़ा पेशी भी भुगत कर आए हैं और एक पेशी आपकी अभी चौधरी निसार साहब की कोर्ट में भी होने लगी, वो भी कोई आपके बयान पे बड़ा सख्त कोई सुना है जवाब तैयार कर रहे हैं। तवील कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद होने लगी उनकी, या कोई जवाब आएगा, जो भी है व्हाटएवर। लेकिन ये जो चौधरी बरादरान की तरफ से आज इल्ज़ाम लगाया गया है नैब पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, ये इल्ज़ाम कल तक अपोजिशन लगाती थी। आप कहते थे कि हमें कॉर्नर किया जा रहा है, अपोजिशन को दीवार से लगाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आपको दीवार के साथ लगाने के लिए हो रहा था, तो चौधरी बरादरान तो गवर्नमेंट में बैठे हैं, उन्हें क्यों कॉर्नर करने की कोशिश होगी? देखें समर, पहली बात तो ये है, बदकिस्मती से ये कानून जो है जब बनाई तो बनाई बदनीति की बुनियाद पे था। लोगों को तोड़ने जोड़ने, हुकूमतें बनाने और तोड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाना था और किया गया। उस वक्त ये पैट्रियट बनी, काफ लीग बनी, इस तरह मुख्तलिफ आपके सामने चीजें। उसको दोहराए बगैर मैं इतना जरूर कहूँगा कि इतना बेदर्दी से, बेदरेग, बड़ी दलेरी से इस कानून को बनाने वालों ने भी इस्तेमाल ना किया, जितनी बेदर्दी से, बेदरेग और दलेरी से आज की हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। आप ये देखें कि चले, हम तो कहते थे, जिस तरह हमारे भाई हुमायूं अख्तर साहब कह रहे हैं कि जिसके खिलाफ नैब नोटिस करता है तो वो इसी तरह कहता है कि ये पोलिटिसाइज किया जा रहा है,
ये नैब तंग कर रहा है, मगर मैं इनकी खिदमत में ये गुजारिश करूंगा कि नैब के एहतसाब के अदारे को इस्तेमाल करके ये हुकूमत कर रही है। तो सर ये तो फिर आपकी लोग, लेकिन मियां साहब आज अब चौधरी प्रधान तो उनके साथ बैठे, अगर उनके खिलाफ करेंगे ये काम तो अपनी हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी, जिसे आप मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मैं यही तो अर्ज करने लगा हूं, अगर आप सुनना पसंद करें। जी जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि चौधरी बरादरान ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने कहा था कि हुकूमत वक्त जो है हमें बड़े इश्यूज पर इत्माद में नहीं लेती, जिसमें उन्होंने कोट किया उसका अकलियत के हवाले से एक कादियानियों वाला जो मामला था, कादियानियों वाला जो इशू आया, उसके बाद उनको नोटिस आ गया और उनको पहले भी पिछले कोई 2-3 माह से बड़े इश्यूज पर उनको इत्माद में नहीं लिया जाता था, बल्कि उन पर अदम इत्माद था, उनको अंदर की बात नहीं की जाती थी, उनका गिला ये था। अब आप ये देखें, आपकी पार्टी क़यादत के साथ भी उनके राब्ते हो रहे हैं, आपकी पार्टी क़यादत के साथ भी राब्ते में कि कोई क्या बता रहे हैं चौधरी बरादरान के, वो कोई ऐसी सोच भी है उनकी कि कोई ऐसा पॉइंट आ सकता है कि वो गवर्नमेंट को छोड़ दें, कोई ऐसी बात हुई है? नहीं, मेरी बात सुन ले, एक तो मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही जमाती लेवल पे कोई ऐसी उनसे बातचीत हो रही है। हाँ, ये बात जरूर है मिले तो थे कि दोनों साइडों से चीजें नॉर्मल जरूर है, जो पहले तपश थी वो तपश कम है। मगर मैं ये जरूर अर्ज करूंगा, जब आप किसी को दीवार के साथ लगाएंगे, जब आप किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करेंगे, जब आप एहतसाब के अदारों को, जब आप रियासत के अदारों को अपने इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, तो वो यकीनन वो भी बात करेंगे। ये हो नहीं सकता कि हर बंदा जो है वो सर झुका के आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाए, जिस तरह फिरदौस आशिफ अवान ने आपकी बात मानी है, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब अभी तक अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर सके, जिस तरह मामला ये है मुझे तो आपका ये जो बयानिया था नैब के वाले से, जो थ्योरी थी कि ये अपोजिशन को दबाने के लिए, अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए नैब को इस्तेमाल किया जाता है, मुझे तो आज का जो उनका यानी कि नैब की तरफ से जो चौधरी बरादरान के खिलाफ लिया गया है, केस खोला गया है, मुझे तो ये उसके अगेंस्ट लगता है। मैं जरा तारिक बशीर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी जरा मौके इस पे ले लेता हूं, चूंकि वो बेहतर बयान कर सकते हैं। तारिक बशीर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये जो चौधरी बरादरान की तरफ से आज लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया और ये कहा गया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। अब अपोजिशन जब ये बात करती थी पीपल्स पार्टी या नून लीग, तब तो समझ आती थी, आपके खिलाफ भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और कौन करवा रहा है? जी, ये हमें पता होता तो हम ये भी लिखते बीच में कि कौन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करवा रहा है। हमारा मौका बड़ा क्लियर है कि एक केस 35 साल पुराना है, बाकी 2 केस 21 साल पुराने हैं। और जो ये 35 साल पुराना केस है मुलाजमतों वाला, ये समर साहब जावेद कुरैशी साहब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद एक और सेक्रेटरी आए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उसके बाद ये 11 मुलाजमतों का केस है। मुझे नहीं पता कि 11 के 11 हयात है कि नहीं, अल्लाह करे हयात हो, लेकिन एक आदमी जब भर्ती होता है तो उसका 25 से 30 साल स्पैन होता है नौकरी का, क्योंकि वो 24-25 साल की उम्र में भर्ती होता है और 60-61 साल की उम्र में रिटायर होता है। वो 100% सारे के सारे रिटायर हो चुके हैं। इनसे अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया नैब से कि ये केस हमने क्लोज करना है। ये एसेट्स बियॉन्ड मीन वाला ये केस था, 2017 में तफ्तीशी ने लिखा कि इस केस में कुछ नहीं है, सही, ये बंद कर दिया जाए। डीजी नैब लाहौर का इंटरव्यू है खानजादा साहब के साथ जियो पे जी कि ये जी 18 साल पुराने केस है, हम तो इनके बाहर के साथ ढूंढ रहे हैं, वो मिलेंगे तो केस फाइनल होगा। भाई जो नैब 18-20 साल में असासाजात का पता नहीं लगा सकी, अब वो उन्होंने क्या करना है? हम तो कभी कहते हैं कर्जे माफ करवाए, हम कहते हैं हमें बताओ कौन सा बैंक है जो कर्जे मांग रहा है, किस बैंक ने आपको कहा है कि हमारे कर्जे इन्होंने माफ करवाए हैं, आप बताएं हमें। तो चीमा साहब, आपकी राय क्या है? बताएं, आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं? असेसमेंट क्या आपकी? ये क्यों नोटिस आया होगा? फिर क्या वजह है? मियां जावेद लतीफ साहब भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि चूंकि नैब की आदत बन चुकी है आर्म ट्विस्टिंग की, हमें नहीं पता। एक वजीर साहब कहते फिर रहे हैं कि ईद के बाद नैब डबल टार्जन बन जाएगा। अगर तो ये बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर ये कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ और प्रोग्राम बना रहे हैं, ये तो वजीर आजम साहब की अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। हम उनके इत्तेहादी हैं, वो डिग आउट करें कि भाई इसके पीछे कौन है। सही,
अगर नहीं करते, अगर तो नैब अपने तौर पे कर रहा है, अगर नैब अपने तौर पे कर रहा है तो फिर तो नैब की अफादियत एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 35 साल 21 साल ये केस लेकर बैठे हुए हैं, इनसे फर्दर प्रोसीड नहीं हो सका। अब ये फिर आप कहना चाह रहे हैं कि जी हमें यही नोटिस उन्होंने 2018 के इलेक्शनों से पहले हमें दिया था। तो आपकी पार्टी खामोशी होगी। अगर वज़ीर आज़म नहीं लेते नोटिस, चीमा साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर नोटिस नहीं लेते इस सारे मामले का, तो किस हद तक जा सकती है पार्टी आपकी? जाहिर है आप इस पे काफी ऑफेंडेड नजर आ रहे हैं। देखिए ना, हमने जहाँ जाना था हम चले गए समर साहब, हमने अदालत का दरवाजा खटखटाना था, वो हमने खटखटाया है। इंसाफ के मुतलाशी हैं, उम्मीद है बड़ी। तो ये बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी केसेस है तीनों। इन केसेस में कुछ नहीं। एक चीज और, ये एक चीज और चीमा साहब, बने बनाए केस है। एक चीज और मैं आपसे जवाब चाहूंगा। मियां जावेद लतीफ साहब ये असेस कर रहे थे, वो प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है, वो ये कह रहे थे कि शायद मुमकिन तौर पर जो चौधरी बरदरान की तरफ से हुकूमत के बारे में कहा गया कि हुकूमत हमें इत्मीनान में नहीं लेती, जिस तरह अक़लियती कमीशन में कादियानियों को शामिल करने वाले मामले पे बड़ा सख्त एक रिएक्शन आया था चौधरी बरदरान की तरफ से, तो वो ये कह रहे हैं कि शायद उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है कि दबा के साथ मिलाया जाए। ऐसी कोई आपको लग रही है बात? ये मेरे ख्याल में मियां जावेद लतीफ साहब को, ये हमारे कोलीग हैं, इनको बड़ा पता है कि कौन से लोग दबने वाले हैं, कौन से दबने वाले नहीं है। वो उसमें कोई ऐसा शक शुबा नहीं है। देखे ना, अब एक काम शुरू हो गया ना, तो पता चल जाएगा आने वाले दिनों में कि कौन दबने वाला है, कौन दबने वाला नहीं है। इसमें तो कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं रहेगी ना। नैब को भी बड़ा पता है कि हम किसको दबा सकते हैं, किसको नहीं दबा सकते। ठीक है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड सामने है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिकॉर्ड सामने है। तो ये दबना तो उन्होंने होता है ना सबर साहब जी। वो पंजाबी जी कहते हैं ना, जिन्ना खादियां गाजरा उन्होंने ढिड्डां च पीड़। चले, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, अपनी राय का आपने इज़हार किया। शैला रज़ा साहब क्विकली इस पे रिस्पॉन्ड कर दें आप, ये नैब वाले मामले पे, कि आपको तो लगता था कि ये नैब सिर्फ अपोजिशन को टारगेट कर रहा है, हुकूमत के अपने लोग भी उसमें आ रहे हैं नैब के शिकंजे में, तो आपका बयानिया तो फिर रद्द हो गया जो इल्जाम था? हमारा बयानिया तो मैं तो मियां साहब की तरफ तरह के बयानिए नहीं देते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो हल्की फुल्की मौसीकी होती है कि सिप्तैन को ले लिया, नीम को ले लिया, या आप थोड़ी जो है PMLQ को आंखें दिखाई, ये सिर्फ इतना ही रहेगा। क्योंकि अगर इससे ज्यादा बढ़े, ये इमरान साहब की ख्वाहिश पे हो रहा होगा। अगर यही चीज वो उनकी तरफ करते तो फिर एक जो है वीडियो आ जाती दोबारा कोई तैयबा की या किसी की, वरना कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अभी निसार घोड़ो साहब और तैमूर तालपुर के भी नैब ने बुला लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। मियां साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं क्विकली, आप मुझे फिर कंक्लूड करना है मियां साहब। मैं अभी जो चीमा साहब बात कर रहे थे ना, सबर बेहतर होता कि वो साथ होते तो मैं ये बात ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता था। आप मुझे ये बताएं कि क्या नवाज शरीफ जब एग्जाइल में थे तो उस वक्त नैब ने उनका केस इन्वेस्टिगेट करने के बाद बंद नहीं किया था? क्या ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया था? और बहुत शुक्रिया। 50 साल पुराने केस उनको नहीं गए, उस वक्त भी लबकुशाई करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। कल NCC के इजलास में बड़े अहम फैसले होने हैं, तो यही है कि इत्तफाक राय के साथ ये फैसले हों और इत्तफाक राय के साथ इन पर अमल दरामद भी हो बगैर किसी सियासत के। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।